हेलो नमस्कार मित्रों। आइए आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपके क्लास 12th बायो का टॉपिक रहने वाला है आज का, जिसमें आपके बोर्ड में क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। जो आपका नर जनन तंत्र, उसका सचित्र वर्णन और उसके कुछ मुख्य अवयव, कुछ इससे संबंधित परिभाषाएं होती हैं, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे इस पर। और आज कई दिनों के बाद ये वीडियो आपका हमारा अपलोड हो पा रहा है। कुछ कारणवश से वीडियो नहीं पड़ पा रहा है, थोड़ी समय के अभाव के कारण। तो आइए आज के टॉपिक को आप समझिए। आपका टॉपिक आज इम्पोर्टेंट रहने वाला है सभी बोर्ड के जो छात्र रहने वाले हैं सभी के लिए। ये जनन तंत्र से क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे आपके मादा जनन तंत्र से बने चाहे आपके नर जनन तंत्र से। तो आज का ये टॉपिक आपका नर जनन तंत्र और उसका सचित्र वर्णन रहेगा। कुछ उसकी बेसिक जानकारी, उससे संबंधित कुछ तथ्य और छोटी छोटी सी परिभाषाएं, उनके बारे में जानेंगे। आइए पहले थोड़ा आपके चित्र से परिचित होते हैं। इसका जो डायग्राम होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। उसके बाद इससे संबंधित जो आपके ये अवयव लिखे हुए हैं, जैसे आपका प्रोटेस्ट ग्रंथि, एम्बुला, मलाशय और ये मूत्राशय, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, इन सभी पर भी थोड़ी सी चर्चा की जाएगी। ठीक है, आइए समझते हैं। पहले डायग्राम आना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे सचित्र वर्णन पूछता है तो डायग्राम आपको पता होना चाहिए कैसे उसको बनाया जाएगा। देखिए थोड़ा सा उसको बनाया हुआ है बोर्ड पे, उसके बारे में आपको बताएं। देखिए सिंपल सा है, बस आपको क्या करना है, आप जैसे चाहें जहां से चाहें शुरू कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। उसमें जो आपके अवयव रहने वाले हैं, कुछ आपके जो पॉइंट है उनको ध्यान रखना जी। कौन सा पॉइंट है, कौन सा भाग जो है उसका क्या नाम है। ठीक है, तो जैसे देखिए शुरुआत आपकी यहीं से करते हैं। सीधा सीधा ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला भाग जो यहाँ से लेकर के ये भाग दिख रहा है इधर थोड़ा बाहर उभरा हुआ जो भाग है, उसको सेशन बोलते हैं, पेनिस जिसको बोलते हैं। ठीक है, और उसी में ये जो नलिका आई है आपकी, ये उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा या मूत्राशय उसे आपका हिंदी में बोला जाता है, यूरेथ्रा उसको इंग्लिश में बोलते हैं। उसके साथ में आप ये वाली संरचना जो देख रहे हैं, ये वाली बाह्य संरचना जो है ये वृषण बोला जाता है। इसके अंदर उपस्थित होता है वृषण। और ये ऊपर जो आप ये वाली डार्क लाइन देख रहे हैं, ये वाली, इसको वृषण खोल बोला जाता है या वृषण कोश बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर वृषण उपस्थित होते हैं। ठीक है, और इसके साथ जब आप आगे आएंगे थोड़ा, ये जो ब्लैक कलर का आपका जो देखेंगे, जो ब्लैक कलर का बना हुआ फिल हुआ है, उसी को एम्बुला बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? एम्बुला। ये जो आपका ये वाला भाग है इसको बोलते हैं एम्बुला। ठीक है, ये एम्बुला है आपका। और ये जो आप अंदर की ओर ये भाग देख रहे हैं, ये वाला, ये आपकी होती है प्रोटेस्ट ग्रंथि। ठीक है, ये आपकी प्रोटेस्ट ग्रंथि। हाँ, ये क्वेश्चन भी बनता है आपका मानव जनन तंत्र की ग्रंथि और नर जनन तंत्र की ग्रंथि। आपसे दे देगा 3 ग्रंथियां, ये दे देगा, एक आपकी जो है नर जनन तंत्र से छोड़ करके, मतलब मादा जनन तंत्र से दे देगा, और कहेगा इनमें से कौन सी आपकी ग्रंथि जो है नर जनन तंत्र में नहीं पाई जाती है। तो आपको जो है मादा जनन तंत्र की जो ग्रंथियां हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये जो भाग देख रहे हैं, ये मलाशय आपका, ये यहाँ से ये भाग दिखाना है आपको, क्या? मलाशय। और ये आपको बता ही रखा है मैंने पहले से, अंदर जो होता है वृषण, और उसके बाहर का मैंने लिखा नहीं है, आप इसे लिख सकते हैं वृषण खोल या वृषण कोश, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो कोशिका आई है यहाँ से लेकर के जो वृषण से संबंधित है, उसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी। उसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी। ये जो वृषण से संबंधित होकर के आई यहाँ से लेकर के, और जो आगे ये इधर जा करके ये शुक्राशय, इसको बोलते हैं शुक्राशय। ये वाला भाग जो है ये देख रहे हैं, ये वाला भाग आप जो देख पा रहे होंगे, उसको बोलते हैं शुक्राशय। ठीक है, और ये आपका है, ये आपका मूत्राशय। ठीक है, मूत्राशय वही आपका जिसमें जो है यूरिन एकत्रित होता है, उसी को बोलते हैं मूत्राशय, जहां पे आपका यूरिन एकत्रित होता है। और ये आपका मूत्रमार्ग होता है, इसी के माध्यम से आपका जो है स्पर्म जो है बाहर आता है। इसी के माध्यम से ये जो इस नलिका को देख रहे हैं, ये जो आपका, इसी के माध्यम से आपका जो है मूत्रवा वो जिसको बोलते हैं स्पर्म जो है इसी के माध्यम से बाहर आता है। ठीक है, आइए कुछ और चर्चा करेंगे इसके बारे में, कुछ इसके भाग के बारे में बताते हैं। ये रहा आपका बेसिक सा डायग्राम, इसको सिंपली आप बना सकते हैं आसानी से। अगर आप
ऐसे 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से सही से बन जाएगा। बस चीजें आपको ध्यान रखनी, ये जो आपका डायग्राम काला वाला भाग यहाँ पर दिखाते हैं इधर, ये पीछे के हिस्से में उपस्थित होता है, इसको बोलते हैं आपका एम्बुला। ठीक है, एम्बुला जो है आपके मलाशय से जुड़ा हुआ होता है, बिल्कुल एम्बुला का निचला भाग जो होता है मलाशय से जुड़ा हुआ होता है, और मलाशय के बगल में आपकी स्थित होती है ये प्रोटेस्ट ग्रंथि। ठीक है, और प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है ऊपर एक पतला सा भाग ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं शुक्राशय। शुक्राशय से ही जो नलिका निकल करके आती है आगे, उसी को शुक्रवाहिनी बोलते हैं, और शुक्रवाहिनी जो है आपकी जाकर के वृषण में संबंधित होती है, वृषण में जाकर के जुड़ती है। ठीक है, और ये जो प्रोटेस्ट ग्रंथि से एक नलिका आपकी निकलती है, ये इसको बोलते हैं मूत्रमार्ग। ठीक है, इसको बोलते हैं मूत्रमार्ग, जो आपके पेनिस से जाकर के संबंधित होती है, पेनिस में होती है संबंधित, जिससे आपका जो है यूरिन बाहर आता है, आपका जो है मूत्र जो है वहां से बाहर निष्कासित होता है। ठीक है, ये तो बेसिक जानकारी आपकी ये होगी डायग्राम की। बस इसमें आपको क्या 5-6 पॉइंट लिखे हुए हैं, बस आपको पॉइंट्स को ध्यान रखना है, कौन सा भाग जो है उसका क्या नाम है। ठीक, इसको आपने पहले से पढ़ रखा होगा, थोड़ा सा अगर 1-2 बार और प्रैक्टिस करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे और इसके साथ साथ उसके नामों को लिखेंगे बार बार से, तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा ये। ठीक है, इसके साथ साथ आते हैं थोड़ी सी इसकी परिभाषा पर, लैंग्वेज पे बात करते हैं। देखिए इसकी परिभाषा जो है आप देखेंगे क्या कि इसको कैसे परिभाषित करना है इस डायग्राम के बारे में। अब आपका अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसमें से आपको कुछ परिभाषा भी लिखनी होगी, सिर्फ चित्र से काम नहीं चलेगा। वो बोलेगा सचित्र वर्णन कीजिए, और कुछ अगर क्वेश्चन और पूछ देता है तो उसको भी आपको जो है वहां पे परिभाषा देनी पड़ेगी, आपको उसका भी आंसर देना पड़ेगा, लिख करके आंसर देना पड़ेगा उसका, क्योंकि चित्र वाला जो भी क्वेश्चन बनेगा आपका डायग्राम वाला, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत परिभाषा होती है। ठीक है, वो आपसे पूछेगा उसमें, तो इसी से संबंधित आपकी परिभाषा है। पहले तो आपको नर जनन तंत्र की बात करें, ये 3 भाग होते हैं, इसके नर जनन तंत्र के 3 भाग होते हैं। ठीक है, नर जनन तंत्र के 3 भाग होते हैं। ठीक है, 3 भाग जो होते हैं उनमें से आप देखेंगे एक होता है उसका मुख्य जनन अंग, मुख्य जनन अंग जिसको बोला जाता है वृषण। मुख्य जनन अंग के अंतर्गत आपका आता है वृषण। ठीक है, मुख्य जनन अंग के अंतर्गत वृषण आता है, इसकी बात हम आगे करेंगे अभी। और अभी आपको बता दें कि इनके जो 3 भाग होते हैं, एक मुख्य जनन तंत्र और एक आपकी होती है सहायक जनन तंत्र और एक सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, तो मुख्य जनन तंत्र के अंतर्गत आप वृषण को पढ़ने वाले हैं। वृषण को कैसे परिभाषित करेंगे अभी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे, और छोटी सी परिभाषा है, बेसिक परिभाषा, आप इसको देख करके आसानी से ही उसको लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखेंगे उसके बाद सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग में इसका मतलब जो है कि जो मुख्य जनन अंग में संयोगी होती है वो आपके सारे के सारे सहायक जनन अंग होते हैं। उसके अंतर्गत आप जो है अधिवृषण और शुक्रवाहिनी, ये जो अभी आपको बताया हुआ शुक्रवाहिनी और शुक्राशय, इसको पढ़ने वाले हैं आप किसमें, आपके सहायक जनन अंग में। ठीक है, और उसके साथ साथ ये आपका जो हमने मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा और इसके साथ साथ पेनिस, सेशन के बारे में आप पढ़ेंगे, जो आपके सहायक जनन अंग होते हैं। ठीक है, तीसरा भाग इसका है सहायक जनन ग्रंथि। इसके अंतर्गत आप सारी की सारी ग्रंथियां पढ़ेंगे। इसमें 3 ग्रंथियां होती हैं, नर जनन तंत्र में 3 ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। वहीं अगर मादा जनन तंत्र की बात करें तो उसमें 2 ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, 2 ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। फिलहाल आप पढ़ रहे हैं हम क्या नर जनन तंत्र, तो उसके बारे में बात करते हैं, फिर किसी और वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे। हम किसी और टॉपिक के साथ जब आप आएंगे उसमें मिलेंगे, एक वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें भी आपको बताएंगे, उसके बारे में बाकायदा आपको सचित्र वर्णन आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसमें देखेंगे आप क्या सहायक जनन ग्रंथियों में जो आपकी होगी, एक होती है प्रोटेस्ट ग्रंथि जो कि हमने यहाँ पर बता रखी है। उसके अलावा 2 ग्रंथि इसमें नहीं आपको दिखाई गई हैं, एक होती है काउपर्स और पेरिनियल। ठीक है, काउपर्स और पेरिनियल ग्रंथियां, इन 3 ग्रंथियों को पढ़ने वाले हैं, इनके काम को बारे, इनके क्या काम होता है इसको पढ़ने वाले हैं, और इनकी सभी की परिभाषा जो है, छोटी छोटी सी परिभाषाएं, आप उसको कैसे परिभाषित करेंगे इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए पहले आपको मुख्य जनन अंग के अंतर्गत आपको वृषण के बारे में बताते हैं, वृषण के बारे में हम चर्चा करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार फिर से डायग्राम पे आते हैं, आपको बता दें इसमें कौन कौन से आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। देखिए आपको शुक्रवाहिनी कहाँ दिखाया गया है, उसको आप देखेंगे शुक्रवाहिनी वहां पर देखेंगे। ठीक है, सॉरी शुक्राशय, शुक्राशय को आपको कहाँ दिखाया गया उसमें देखें। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो यहाँ 3, 2, 5 और 3, 8, 1, 9 पॉइंट हैं आपके, तो कुल मिलाकर 9 तथ्य आपके जो 9 नाम दिखाने, इसमें 9 आपके जो है शब्द लिखने हैं, इसमें 9 नामों को ध्यान रखना है। इसमें आपके टोटल 9 नाम दिए गए हैं, उसमें ध्यान रखेंगे, जिसमें आपका एक एम्बुला रहने वाला, प्रोटेस्ट ग्रंथि रहने वाली है, और मलाशय, वृषण और मूत्रमार्ग, सेशन, शुक्रवाहिनी और मूत्राशय, इसके साथ साथ शुक्राशय रहने वाला। ठीक है, एक बार फिर से देखें
कि आपका ये जो बाहर उभरा हुआ भाग ये दिख रहा है, बाहर की ओर जो भाग होता है उसको बोलते हैं सेशन। और इसी के अंतर्गत आई हुई जो प्रोटेस्ट ग्रंथि से संबंधित आपकी एक कोशिका होती है जिसको मूत्राशय मूत्रमार्ग बोला जाता है। और ये जो आप इधर भाग देख रहे हैं ये वृषण कोश के अंतर्गत उपस्थित वृषण होते हैं, ठीक है, जो आपके स्पर्म के निर्माण में बहुत ही सहयोगी, इन्हीं का उपयोग बहुत सहयोग रहता है इन्हीं का। तो उसके भी बारे में अभी आप जब वृषण के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद मलाशय, मलाशय ये रहा आपका मलाशय। मलाशय जहां से आप जो है मल आपका बाहर निकलता, खाना खाने के बाद जो है अपशिष्ट पदार्थ जो बाहर निकलता है वही आपका भाग मलाशय कहलाता है। इसके साथ साथ ये प्रोटेस्ट ग्रंथि आपको बताया हुआ है, ये वाली जो भाग है ये प्रोटेस्ट ग्रंथि आपका, ठीक है। ग्रंथियां को काम बहुत ज्यादा अधिक होता है इसमें, सभी चाहे वो नरभाग में हो चाहे आपके मादा भाग में हो, दोनों में ग्रंथियां जो होती हैं बहुत ही अधिक कारगर होती हैं, तो उनको उनके बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। इसके बाद ये शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी जहां से आपका शुक्राशय आता है उनको बोलते हैं शुक्रवाहिनी। और ये शुक्राशय, शुक्राशय का मतलब जहां पर आपका शुक्राणु बनते हैं या जहां पर शुक्राणु आपके इकट्ठे रहते हैं वो बोला जाता है आपका शुक्राशय, वो भाग आपका होता है शुक्राशय। यहाँ पर आपके शुक्राणु बनेंगे और इस कोशिका के माध्यम से, जिसको शुक्रवाहिनी बोलते हैं, उसके माध्यम से जो है ये पहुंचते हैं पहले आपके जो है पहले पहुंचते हैं प्रोटेस्ट ग्रंथि में, प्रोटेस्ट ग्रंथि से होकर के आपके यूसेशन के माध्यम से मूत्र मार्ग में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक चित्र के बारे में एक बार फिर से हमने आपको बताया, फिर से आप इसे देखेंगे, इसको बार बार जितनी ज्यादा देखेंगे उतनी ज्यादा अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। आइए अब आते हैं परिभाषा पर बात करेंगे। मुख्य जनन अंग के अंतर्गत पढ़ने वाले, मुख्य जनन अंग के अंतर्गत हम केवल एक ही तथ्य को पढ़ते हैं, वो आपका वृषण, एक ही पॉइंट पढ़ते हैं वृषण, वृषण के बारे में, यही जो वृषण आप ये आपको हमने बताया इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए तो इसको एक बार रफ करते हैं और वृषण हेडिंग डालते हैं, आपको बताएं कैसे लिखना है, बस कितनी सी परिभाषा आपको लिखनी है, बहुत ज्यादा नहीं लिखनी है, बस वृषण के बारे में जानकारी देनी है बस। और आपका और भी पॉइंट है तो उनमें भी परिभाषाएं आपको लिखनी होती हैं, ठीक है। आइए उसको हेडिंग डालते हैं और उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। तो वृषण टेस्ट जिसको बोलते हैं, तो उसके बारे में परिभाषा आपको क्या ध्यान रखना है उसके बारे में थोड़ा सा सुनेंगे पहले, उसके बाद हम नोट करके भी आपको बताएंगे, लिख करके भी बताएंगे। देखिए वृषण क्या है, वृषण को परिभाषित किया जाएगा। वृषण आपसे परिभाषित कैसे करेंगे, वृषण को ध्यान रखेंगे क्या कि वृषण जो होते हैं ये एक जोड़ी उपस्थित होते हैं। वृषणों की अगर संख्या पूछी जाए तो एक जोड़ी होते हैं, मतलब ये संख्या में दो होते हैं और एक जोड़ी होती है। जो आपके क्या होते हैं, एक जोड़ी होते हैं और जो वृषण कोश में उपस्थित रहते हैं, वृषण कोश में संरक्षित रहते हैं, ठीक है। अगर इनकी लंबाई की बात की जाए, एक वृषण की अगर लंबाई की बात की जाए तो वो 4 से 5 सेंटीमीटर तक लंबाई हो सकती है उसकी, और 2.5 सेंटीमीटर लगभग उसकी जो है चौड़ाई होती है, उसके साथ साथ वो उसकी 3 सेंटीमीटर तक मोटाई हो सकती है, ठीक है। कितना याद रखेंगे, कितनी, अगर आप वृषण की बात करें तो ये क्या है, वृषण की संख्या की बात करें, ये एक जोड़ी ये एक जोड़ी होते हैं, ये एक जोड़ी होते हैं, अर्थात इनकी संख्या 2 होती है जो वृषण कोश में संरक्षित रहते हैं, जो वृषण कोश में संरक्षित रहते हैं। यहां लिखेंगे जो वृषण कोश में संरक्षित रहते हैं, जो वृषण कोश में संरक्षित रहते हैं, ठीक है। और ये उदर गुहा के बाहर होते हैं, उदर गुहा के बाहर होते हैं। तो यहां लिख सकते हैं क्या, संरक्षित रहते हैं, इसके साथ में लिखेंगे तथा उदर गुहा के बाहर होते हैं, उदर गुहा के बाहर होते हैं। देखिए उदर गुहा के बाहर होते हैं, ये जो हमारे आप पढ़ेंगे बच्च गुहा, उदर गुहा, ये जो होते हैं, तो उदर गुहा हमारे जो आपके ये स्टमक, पेट का जो गुहा होता है उसी के नीचे वाली जो गुहा उसी को उदर गुहा बोलते हैं, ये पेट को ही आपको जो है उदर गुहा बोला जाता है, ठीक है। तो बोलता है उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, ठीक है, ये बाह्य संरचना होती है उदर गुहा। देखिए बाहर क्यों स्थित होते हैं उसका भी रीजन है, क्योंकि इनका टेम्परेचर जो है शरीर के ताप जो होता है उससे 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है,
उससे 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। जिससे क्या होता है, वो शरीर के बाहर रहते हैं, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर तो ज्यादा रहता है और उनको शरीर का टेम्परेचर जैसे 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य पुरुष का होता है, सामान्य व्यक्ति का होता है, तो उसका टेम्परेचर तो 37 से कम होगा, इसलिए शरीर के बाहर उपस्थित होते हैं ये वृषण, ठीक है। और जब इनको टेम्परेचर ज्यादा या टेम्परेचर जो है ज्यादा चाहिए होता है तो शरीर के पास आ जाते हैं, ठीक। और जब ये टेम्परेचर इनको कम चाहिए होता है शरीर से दूर की ओर हो जाते हैं, ठीक है। ये शरीर से दूर बाहर होने का रीजन ये है, क्योंकि उनका टेम्परेचर जो है शरीर के ताप से कम होता है, इसलिए शरीर से बाहर होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो है, जो आपके वृषण होते हैं वो बहुत अधिक कुंडलित कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बहुत अधिक कुंडलित कोशिकाओं से मिलकर लिखेंगे तो यहां लिखेंगे क्या, ये कुंडलित कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ये कुंडलित कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब ये जिन कुंडलित कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हीं को शुक्र वाहिनी बोला जाता है, ठीक है। ये जो हमने बताया, ये देख रहे हैं आप, ये कोशिकाएं जो है इसमें ये बहुत सारी कोशिकाएं इसमें उपस्थित होती हैं, ठीक है। इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर के ये बने होते हैं, कुंडलित कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इन्हीं कोशिकाओं को ही शुक्र वाहिनी बोलते हैं। देखिए, कुंडलित कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जिन्हें शुक्र वाहिनी कहा जाता है, जिन्हें शुक्र वाहिनी कहा जाता है, ठीक है, जिन्हें शुक्र वाहिनी कहा जाता है। और शुक्र वाहिनियों में ही शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, शुक्र वाहिनियों में ही शुक्राणु का निर्माण होता है, तो यहां लिख लेंगे क्या, शुक्र वाहिनियों में ही शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्र वाहिनियों में ही शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। इतनी परिभाषा आपकी काफी है। क्या परिभाषा, ध्यान से सुनेंगे एक बार फिर से। क्या शुरुआत करेंगे, इनकी संख्या 2 होती है, या ये एक जोड़ी होते हैं जो वृषण कोश में संरक्षित रहते हैं, जो वृषण कोश में संरक्षित रहते हैं तथा उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। स्थित क्यों होते हैं, ये चीज हमने आपको बताई हुई है। ताप जो है इन्हें कम ताप चाहिए होता है और शरीर का ताप ज्यादा होता है, इसलिए बाहर स्थित होते हैं। इसके साथ साथ अगली आप लाइन ध्यान रखेंगे क्या, ये कुंडलित कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, ये कुंडलित कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। और ये जो कोशिकाएं होती हैं जिनसे ये मिलकर के बने होते हैं, उन्हीं कोशिकाओं को ही हम क्या कहते हैं, शुक्र वाहिनी कहते हैं, उन्हीं कोशिकाओं को ही शुक्र वाहिनी कहा जाता है। और इन शुक्र वाहिनियों में ही शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। तो इतनी परिभाषा आपकी काफी है वृषण में। अब जब आप इसको डायग्राम में लिखेंगे या इसके साथ साथ अलग से आपको वृषण पूछा जा सकता है तो आप वहां पर भी इसको परिभाषित कर सकते हैं इसी तरीके से। इसके साथ साथ आपके जो वृषण होते हैं उनमें एक जो है लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन्हीं वृषण में जो है लीडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, ठीक है। ये जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं ये एक हार्मोन का स्रावन करती हैं, ये लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वो हार्मोन का स्रावन करती हैं। तो देखेंगे आप क्या कि जो हार्मोन होता है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, उस हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है। और इस टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या होता है, देखिए इस टेस्टोस्टेरोन का कार्य होता है ये जनन क्षमता को बढ़ाता है, ये जनन क्षमता को बढ़ाता है। तो इसमें लिख सकते हैं आप क्या, इसमें लीडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, इसमें लीडिंग कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती हैं, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती हैं। और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये
जो है जनन क्षमताओं को बढ़ाने का कार्य करता है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन स्रावित होता है वो जनन क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। ये आपका जो है मुख्य जनन अंग वृषण जो है उसकी परिभाषा बाकायदा आप लिख सकते हैं। इसको बाकायदा आपको, चाहे आपको सिंगल आपसे वृषण की परिभाषा पूछी जाए या आपसे डायग्राम में जब आप लिख रहे हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें जो पॉइंट लिखे हुए हैं जरूरी नहीं आप सारे पॉइंट्स लिखते हैं, कुछ पॉइंट्स आप छोड़ भी सकते हैं, इसमें से जो आपको सही लगे उस हिसाब से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और पहुंचते हैं हम अगली हेडिंग पे, इसकी जो सहायक जनन कोशिकाएं हैं उन पर बात करते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। छोटी छोटी सी परिभाषा, उनमें बहुत छोटी छोटी सी हम लैंग्वेज लिखेंगे जो समझने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो मैं हेडिंग डालता हूं। आइए, अगली सहायक जनन कोशिकाएं। तो देखिए अधिवृषण, ये आपका अभी मैंने जो वीडियो स्टार्ट किया था उससे पहले हमने सहायक जनन अंग में आपको लिखाया था कि वृषण जो है आपका मुख्य जनन अंग होता है, और एक सहायक जनन अंग में हमने आपको अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्रमार्ग और ये भाग जो लिखाए थे। अब हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप पहले हमने इसमें हेडिंग डाल रखी है अधिवृषण, उसके बाद शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, इस पे बात करेंगे। अब हमने अधिवृषण हेडिंग डाली हुई, थोड़ी सी इस पे बात करते हैं। ठीक है, अधिवृषण को कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए अधिवृषण जो है आपको इसी भाग में मिलेगा यहाँ। ठीक है, अगर आप सिर्फ इसके जो है वृषण की संरचना देखेंगे तो वहां पर आपको अधिवृषण मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, अधिवृषण जो है एक पतली और लंबी कुंडलीकार संरचना होती है जो वृषण को क्या करती है, संरक्षण प्रदान करती है, जो वृषण को संरक्षण प्रदान करती है। ठीक है, और ये जब कुंडलित हो जाती है, अधिवृषण जो है कुंडलित हो जाता है तो इसकी संरचना कुंडलित होने के बाद, अभी ये लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी होती है कुंडलित होने से पहले, कुंडलित होने के बाद ये लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी रह जाती है और आपकी ये जो है कोमा आकार की हो जाती है। इसका काम क्या है, आपका जो अधिवृषण है जिसे एपिडिडाइमिस बोलते हैं, इसी में जो है आपका शुक्राणु निर्मित होता है और परिपक्व होता है, मतलब पूर्णतः परिपक्व होकर के तैयार हो जाता है अधिवृषण में। तो शुक्राणु के लिए अधिवृषण बहुत अधिक आप आवश्यक समझे, उसमें शुक्राणु से संबंधित ये अधिवृषण आप ध्यान रखेंगे। तो सिंपल सी परिभाषा अपनी लैंग्वेज में आप लिखेंगे उसे कैसे, देखिए जो बोल रहे हैं उसी को आप देखते रहेंगे, हम साथ में बोलते रहेंगे, उसको लिखते रहेंगे। आप भी कोशिश करें उसे साथ में लिखते रहें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, आपको याद हो जाएगा, साथ ही साथ वीडियो देखने के साथ ही साथ आपको याद हो जाएगा। तो और उसके बाद एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे तो पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखिए अधिवृषण क्या है, देखिए हमने बोला क्या, ये लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी पतली संरचना होती है जो वृषण को संरक्षण प्रदान करती है, जो वृषण को संरक्षण प्रदान करती है और इसमें ही शुक्राणु निर्मित व परिपक्व मतलब बनता है, और उसी में जो है ये परिपक्व का मतलब ये जनन करने के लिए पूर्णतः तैयार हो जाता है, परिपक्व का मतलब। ठीक है, तो शुक्राणु निर्मित व परिपक्व होता है, ठीक है, परिपक्व होता है, ये जो है आपका अधिवृषण है इसी के अंतर्गत। ठीक है, अब थोड़ा अधिवृषण की एक लाइन और इसमें जोड़ेंगे आप। क्या, अधिवृषण जो है 3 भाग होते हैं, अधिवृषण के 3 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से आप देखेंगे, उसका नाम ये इंग्लिश में जो एपिडिडाइमिस लिखा हुआ है वो आपको हिंदी में ऐसा ही लिखा मिल जाएगा आपका एपिडिडाइमिस, तो उसको आप इसमें भी ध्यान रखें एपिडिडाइमिस। तो ये इसके 3 भाग होते हैं।
इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? देखो, एक तो हो जाएगा आपका अग्र, अग्र एपिडीडाइमिस, ठीक है, ये लिख दें, चाहे हिंदी में ही लिख सकते हैं आप, यही एपिडीडाइमिस, डाइमिस, ठीक है, एपिडीडाइमिस, एक अग्र एपिडीडाइमिस, इसी प्रकार से एक हो जाएगा मध्य एपिडीडाइमिस, यही लिख लेंगे आप यहां पर, ठीक है, एपिडीडाइमिस। और तीसरा इसका होता है पश्च एपिडीडाइमिस, इसका तीसरा हो जाएगा क्या? पश्च एपिडीडाइमिस, ठीक है। तो आप इसको आसानी से परिभाषित कर सकते हैं क्या? इतनी परिभाषा इसकी काफी है जानकारी के लिए। बस इसमें ध्यान रखेंगे, अधिवेशन में ये उपस्थित, आपका अधिवेशन जो होता है, ब्रशर, ये जो ब्रशर कोश होता है उसी में उपस्थित होता है, ये ब्रशर से संबंधित होता है। और इसके साथ साथ ये ध्यान रखेंगे इसमें क्या, कि ये जो है शुक्राणु का निर्माण होता है वो इसी के अंतर्गत होता है, इसी के अंदर होता है। और शुक्राणु पूर्णतः परिपक्व होकर के, मतलब जनन के लिए तैयार भी इसी के अंदर होता है। उसके बाद यहां से निकल करके एक कोशिका से जा करके आपकी ये जो प्रतिष्ठ ग्रंथि देख रहे हैं उसमें ये संबंधित होता है। फिर वहां से जाकर के ये आपका ये मूत्र मार्ग में जाकर, मूत्र मार्ग के बाहर से जो है ये बाहर निकलता है, ठीक है। आप परिभाषा चाहें इसको नोट कर लें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक हम आपको दूसरी परिभाषा इसके लिए बताते हैं, शुक्रवाहिनी, ठीक है। हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। तो आइए अगली हेडिंग आपकी शुक्रवाहिनी। तो सहायक जनन में अंग में दूसरी हेडिंग आप देखेंगे शुक्रवाहिनी। सहायक जनन अंग में दूसरी हेडिंग आपकी रहने वाली है शुक्रवाहिनी। आइए इसको डालते हैं और आगे इस पर, हाँ, तो देखिए आप शुक्रवाहिनी को कैसे परिभाषित करेंगे। शुक्रवाहिनी अगर आप देख रहे हो, ये नाम पड़ा हुआ शुक्रवाहिनी का, तो यही तो शुक्रवाहिनी है। यहां से निकल करके ये पहुंची हुई आपकी कहां, पहले आपकी ये संबंधित हुई है किससे? शुक्राशय से। शुक्राशय से संबंधित है आपका ये प्रतिष्ठ ग्रंथि, प्रतिष्ठ ग्रंथि से होते हुए आपकी ये जो मूत्र मार्ग में पहुंचती है। तो बस यही परिभाषा आपको इस पे लिखनी है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें, यही परिभाषा आपको यहाँ पे लिख देनी है। क्या? बस ध्यान रखेंगे, ये जो निकल रही है वो एपिडीडाइमिस, अभी जो आपने अधिवर्षण लिखा हुआ है, वहां से निकल करके उदर गुहा में पहुंचती है। उदर गुहा में पहुंचने के बाद ये पहले शुक्राशय में पहुंचती है, और शुक्राशय से एक कोशिका के माध्यम से ये मूत्र मार्ग में जाकर के मिलती है, मूत्र मार्ग में जाकर के खुलती है। बस इतनी सी परिभाषा आप इसकी रखेंगे, याद रखेंगे, करेंगे, नोट कर लीजिए। बस यही जो अभी बोला है उसी को नोट करेंगे। तो साथ साथ में हम बोलते रहेंगे एक बार फिर से और लिखेंगे, जिससे आपको ये क्या हो, एक बार लिखने से एक बार बोलने से आसानी से याद हो जाएगी, जल्दी याद हो जाएगी। तो आइए इसको लिखते हैं। क्या देखेंगे? क्या? एपिडीडाइमिस, एपिडीडाइमिस, एपिडीडाइमिस से निकलकर उदर गुहा से होते हुए शुक्राशय, शुक्राशय में फिर मूत्र मार्ग में खुलती है। बस कंप्लीट हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। क्या ध्यान रखें? क्या? एपिडीडाइमिस से निकलकर उदर गुहा में होते हुए, उदर गुहा से होते हुए शुक्राशय में पहुंचती है। एपिडीडाइमिस से निकलकर उदर गुहा, ये उदर गुहा है पूरा का ऊपर वाला, ठीक है, उदर गुहा से होते हुए शुक्राशय में पहुंचती है। शुक्राशय से फिर उसके बाद जो है मूत्र मार्ग में जाकर के खुलती है। यहीं से आपका जो शुक्राणु आपके जो स्पर्म निकलता है और एस कोशिका के माध्यम से होते हुए आपका पहले पहुंचता है शुक्राशय में, फिर शुक्राशय से आपका ये मूत्र मार्ग में जाकर के जो है ये श्वसन के माध्यम से आपका बाहर स्रावित होता है। ये आपकी शुक्रवाहिनी की परिभाषा हो गई। आइए अगली हेडिंग डालते हैं। शुक्रवाहिनी के बाद ये आपका जो शुक्राशय है, इसी के परिभाषा, अब सिंपल सी बात है, ये शुक्राशय के बारे में अभी बात की हुई है, तो वही इसमें हम लिखने वाले हैं शुक्राशय के बारे में। तब तक आप चाहें तो इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका हो गया होगा स्क्रीनशॉट।
तो शुक्राशय को देखेंगे। अब ये शुक्राशय में पहुंच गया। अब शुक्राशय में क्या होता है, शुक्राशय जो होती है एक थैलीनुमा ग्रंथिल संरचना होती है, थैलीनुमा ग्रंथिल संरचना होती है। इसमें क्या होता है, एक चिपचिपा तरल पदार्थ जो है एक द्रव बनता है, जो आपका ये स्पर्म का भाग होता है, और ये जो चिपचिपा तरल पदार्थ होता है वही स्पर्म को पोषण देने का कार्य करता है। तो बस वही आप लिख देंगे, क्या इसमें जो अभी बोला हुआ है वही लिखेंगे हम। इसमें क्या देखेंगे, क्या शुक्राशय, या लिखेंगे ये एक थैलीनुमा ग्रंथिल संरचना होती है, ग्रंथिल संरचना होती है। इसमें, या पहले एक लाइन ये लिख लें, क्या होती है, ये स्पर्म, या इसी को बोलते हैं हिंदी में वीर्य का मुख्य भाग होती है, मुख्य भाग होता है। तो ये तरल पदार्थ बना था ना, ये जो है वो स्पर्म का मुख्य भाग होता है। तो इसमें आपने लिखा हुआ है, क्या हमने लिखा हुआ है, ये स्पर्म का मुख्य भाग होता है जो चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करती है और ये पदार्थ वीर्य को पोषण प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। ये जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो वीर्य को करता है। तो ये आपकी शुक्राशय की परिभाषा हो गई। आइए अब छोटी सी परिभाषा आपकी मूत्रमार्ग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो हम परिभाषा को नोट कर लेते हैं, उसके बाद आपको इसमें बता देंगे कैसे लिखना है उसको, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या इसमें एक छोटी सी परिभाषा मूत्रमार्ग, उसको कैसे लिखेंगे। ये मूत्रमार्ग जो है उसमें से ही स्पर्म और यूरिन इससे ही बाहर निकलते हैं, मूत्रमार्ग की बस इतनी सी परिभाषा आप ध्यान रखेंगे, क्या स्पर्म और यूरिन दोनों इसी से बाहर निकलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सेशन, ये भाग जो देख रहे हैं ये वाला, इसी को बोलते हैं भाई सेशन। ये यहां से लेकर का यहां तक का जो सेशन, ये अंदर जो नलिका है इसको मूत्रमार्ग बोला जाता है, ठीक है। और ये सेशन रहा, इसमें क्या है, ये मैथुन का मुख्य अंग होता है, अर्थात जो सेक्सुअली पार्ट होता है आपका, यही जो है मुख्य पार्ट होता है ह्यूमन, जो आपका नर जनन तंत्र होता है वो, ठीक है। उसके साथ साथ इसे देखें, इसमें ही क्या होता है आपका ये मूत्रमार्ग है, होता है इसके अंदर ही, और जो वृषण के मध्य में स्थित होता है। ये इधर आपका वृषण रहा, ठीक है, इसके मध्य में ये स्थित होता है, ठीक है। आइए जल्दी से इस पे बात करते हैं, इसकी सहायक ग्रंथियां हैं जो तीनों ग्रंथियों पे बात करते हैं, एक छोटी सी बनाते हैं हेडिंग, बहुत छोटी छोटी सी, आइए उस पर बात करते हैं। और वीडियो ज्यादा लंबा हो गया, आप इसकी स्पीड को बढ़ा करके देख सकते हैं, लेकिन वीडियो पूरा देखें क्योंकि आपके क्वेश्चन बोर्ड में इस टॉपिक से जरूर बनते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। तो इस वीडियो को देखें जरूर, प्लीज पूरा उसको देखें, और इसके साथ साथ और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको भी कर लें, अपने इष्ट मित्रों की भी बोले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए अब थोड़ा जल्दी से करते हैं, पहुंचते हैं आपके जो सहायक ग्रंथियां हैं उन पर तीनों पे बात करते हैं, सहायक ग्रंथियां और उनके कार्य की बात करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे आप, क्या ये आपकी सहायक ग्रंथियां हो गई जो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताई हुई थी, क्या प्रोटेस्ट ग्रंथि, एक काउपर्स ग्रंथि और एक आपकी पीरिनियल ग्रंथि होती है, ठीक है। तो प्रोटेस्ट ग्रंथि को देखेंगे आप थोड़ा सा, क्या है प्रोटेस्ट ग्रंथि, जो आपको ये बताई रखी है हमने पहले से। प्रोटेस्ट ग्रंथि आपकी जो ये भाग है इसकी वो बोलते हैं प्रोटेस्ट ग्रंथि। ये क्या होती है, ये अधर तल, यही बताया कि ऊपर वाले भाग में स्थित होती है, और ये क्षारीय तरल का स्राव करती है। ये जो होती है क्षारीय, एक क्षारीय तरल पदार्थ का स्राव करती है, जिससे अम्लीयता को दूर किया जा सके, या अम्लीयता को दूर करती है। क्षारीय तरल स्राव करके अम्लीयता को दूर करती है, जिससे जो शुक्राणु होता है वो सक्रिय रहता है, निष्क्रिय नहीं होता है, सक्रिय रहता है, ठीक है।
इसलिए तो ध्यान रखेंगे प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या, ये आपकी क्या होती है, अधर तल में उपस्थित होती है और ये एक क्षारीय पदार्थ का स्राव करती है, जिससे अम्लीयता को दूर किया जा सके और उसमें जो शुक्राणु है उसको सक्रिय बनाया रखा जा सके। ठीक है, इसलिए आपको जो है ये प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है आपकी। ठीक है, देखें, ध्यान से देखेंगे उसको एक बार फिर से सुन ले। क्या, ये अधर तल में उपस्थित होती है और ये क्षारीय तरल पदार्थ का स्राव करती है, जिससे अम्लीयता को दूर किया जा सके और शुक्राणु को सक्रिय बनाया जा सके। ठीक है, उसके साथ देखेंगे काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि में क्या होता है, काउपर्स ग्रंथि। काउपर्स ग्रंथि ये क्या होती है, एक जोड़ी के रूप में होती है, एक जोड़ी होती है जो मूत्र मार्ग के दाएं और बाएं स्थित होती है, दोनों तरफ स्थित होती है। ठीक है, एक दोनों तरफ स्थित होती है, एक जोड़ी के रूप में होती है। ठीक है, और देखिए ये क्या, ये भी एक तरल पदार्थ का स्राव करती है जो मैथुन में संयोगी होता है। ठीक है, एक चिपचिपा और तरल पदार्थ उत्पन्न करती है जो काउपर ग्रंथि होती है, जो क्या करती है कि मैथुन के समय जो है वो संयोगी होता है। संयोगी के क्या, एक तरीके चिकना पदार्थ आपको उत्पन्न करती है उससे, जिससे क्या हुआ, वो मैथुन में संयोगी होगा। तो ये आपके काउपर ग्रंथि हो गया। ठीक है, क्या है कि एक जोड़ी होती है और मूत्र मार्ग के दाएं बाएं स्थित होती है, एक तरल चिकना पदार्थ उत्पन्न करती है जो मैथुन में संयोगी होता है। ठीक, इसी के साथ अगली देखेंगे आप पेरिनियल ग्रंथि। पेरिनियल ग्रंथि क्या, ये भी एक जोड़ी के रूप में होती है, ये मलाशय के पास स्थित होती है। ये जो मलाशय भाग है ना, आपको बताया ये मलाशय, इसी के पास में स्थित होती है, मलाशय के पास में। ठीक है, ये भी एक जोड़ी के रूप में होती है। ये भी क्या है, एक उत्तेजक गंध स्रावित करती है। ये एक उत्तेजक गंध को स्रावित करती है जो संभोग में संयोगी होती है। एक गंध स्रावित करती है, उत्तेजक गंध स्रावित करती है जो संभोग में संयोगी होती है। तो ये आपकी पेरिनियल ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि और इसके साथ साथ प्रोटेस्ट ग्रंथि। तो आज का ये टॉपिक आपने देखा होगा, अच्छे से आपको समझ में आया। हमने आपको पूरी कोशिश की कि आपको बहुत कम शब्दों में और बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया जा सके इसके बारे में, और हम उम्मीद करते हैं आपको इसमें बहुत कुछ समझ में भी आया होगा और ये टॉपिक आपका आज इस वीडियो के बाद क्लियर भी हो जाएगा अगर आप इसको ध्यान से सही से देख लेते हैं। सारी चीजें हमने आपको बाकायदा लिख करके बोली हुई है। बाद में ये 3 टॉपिक जरूर हमने आपको लिख दिए डायरेक्ट, और उसके बाद बताया हुआ है इसके बारे में। थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है इस वजह से। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें, जरूर देखें और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें। ठीक है, और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अगले वीडियो के लिए भी कमेंट कर सकते हैं, जो आपका इसमें जो आपको टॉपिक चाहिए होगा वो कर देना। आप इसके साथ साथ हम देखेंगे आपका जो अगला वीडियो जो भी होगा उसे आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। थोड़े समय के अभाव की वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे। अगर आप टाइम मिलेगा, अगर आप कमेंट करते हो तो जरूर हम इसको वीडियो को डालेंगे। चलिए, तो फिर ठीक है, आज के लिए फिलहाल टॉपिक आपका यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे एक नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।